तो ढेर सारी खबरें हैं यहां पर आपके लिए और सबसे पहले बात करेंगे चुनावी महासंग्राम की। कांग्रेस के घोषणा पत्र राहुल गांधी के बयान पर छिड़ा घमासान शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने राजस्थान के टोंक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के मैनिफेस्टो का मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोगों की संपत्ति का एक्सरे करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंगलसूत्र और स्त्रीधन पर बुरी नजर है। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो संविधान के खिलाफ जाकर एससी एसटी आरक्षण में सेंधमारी करके मुस्लिमों को आरक्षण देने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कर्नाटक में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दी और हनुमान चालीसा पढ़ने पर लोगों को पीटा गया। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के लिए जोधपुर को दंगे की आग में झोंकने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे। ये भाजपा की गारंटी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दलितों पिछड़ों का हक मारकर कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है। इधर सीसीए लागू करने को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान बचा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के सीसीए को लेकर दिए गए बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास रखती है और सरकार में विकास के कामों पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तभी सीसीए को हटा पाएगी, जो होना नहीं है। चिदंबरम ये नहीं कहते हैं कि सीए में क्या बुराई है, हम सीए हटा देंगे। क्यों हटाना है? क्योंकि उनको अपनी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है, माइनॉरिटी वोट बैंक को मजबूत करनी है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर अटल है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, परंतु तुष्टीकरण भी किसी का नहीं करेंगे। इस नीति पर हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार को सीए को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो संसद के पहले सत्र में ही सीए को निरस्त कर दिया जाएगा। Repeal 5 laws. 1.
the Citizenship Amendment Act 2019. It is top of the list. 2, the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. The Bharatiya Nyaya Second Sanhita, that is the equivalent to IPC, the Bharat Nagrik Suraksha Sanhita, that is the CRPC, and the Bharatiya Saksha Second Act, that is the Evidence Act. These 5 will be totally repealed. 26 अप्रैल यानी शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान होना है। इससे पहले चुनावी घमासान भी तेज हो गया है। आज चुनाव अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर दूसरे चरण का मतदान, बढ़ गया घमासान। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और अब आपको दिखाते हैं चुनावी मूड माहौल। गुजरात चुनाव में डायमंड इंडस्ट्री में काम करने वालों की बड़ी उम्मीदें हैं। वो अपने लिए सस्ती बिजली चाहते हैं और कारीगरों के लिए पीएम आवास योजना के तहत घर बनाना चाहिए, ये भी उनकी इच्छा है। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने इनसे खास बातचीत की। मेरे साथ कई रत्न कलाकार हैं और जो डायमंड यूनिट है उनके मालिक भी है। आइए हम उनसे बात करते हैं। पहले प्रेसिडेंट नरसिंह भाई से बात करते हैं। नरसिंह भाई बताइए, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है लाखों करोड़ों और प्रधानमंत्री योजना बनाई है, लोगों को घर का घर दिया है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि डायमंड उद्योग में कम से कम 20 लाख लोग वर्कर काम करे, रत्न कला काम करे, उसमें 80% ऐसा है कि उसका घर का घर नहीं है। तो प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ एक दफ़े वो ये योजना में हमारा डायमंड उद्योग को समावेश करे। दूसरा, हमारा उद्योग के अंदर कभी भी लूट छती हो, वो आंगड़ियाँ लूट होती है, व्यापारी को चाकू दिखा कर तलवा दे, तो उसके लिए SIT की योजना करे। तो हमारे सरकार के पास ऐसी अपील है, वो कल्याण बोर्ड वाली योजना थी वो वापिस शुरू करें और लघुतम योजना का कुछ दबाव लगाए। और अच्छा, आप रत्न कलाकार हैं, आप क्या सरकार से चाहते हैं? जो हमारा टैक्स कटता है 15,000 रुपये 200, वो बंद किया जाए। जीवन बीमा है उसमें कहीं तो कोई कम प्रीमियम वाला चालू करवाए, जिससे हमारे लोगों को राहत मिले। नीचे तबके वाले लोग हैं उनके लिए राहत मिले। आप भी 1-2 यूनिट के मालिक हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो डायमंड उद्योग में कच्चे हीरे की रह पाती है वो कभी ज़्यादा प्राइस में हो जाती है, कभी कम में हो जाती है। और दूसरा, पावर लूम्स और अन्य और दूसरे उद्योग में जो बिजली में वो सब्सिडी होती है वो हमारे डायमंड उद्योग में नहीं है। उसके लिए सरकार से हमारा अनुरोध है कि वो बिजली में हमें राहत मिले, ऐसा कुछ करे। तो यहाँ से जो सूचन दिए गए हैं उसका अगर पालन किया जाता है तो न केवल रत्न कलाकार और इस इंडस्ट्री को फायदा होगा, लेकिन चाइना जैसे फ्लैग के साथ टक्कर देने में भी काफ़ी कारगर साबित होगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए अब चुनावी खबरों के बाद रुख करते हैं कुछ कारोबारी खबरों का। अप्रैल में रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद अब सोने चांदी में गिरावट देखी जा रही है। क्या है गिरावट के कारण और यहां से भाव और कहां तक जा सकते हैं, बताने के लिए हमारे साथ अब जुड़ गई हैं हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। तो मनीषा, सोने चांदी में लगातार काफी तेजी और फिर पिछले 2-3 दिनों से क्या कहेंगे इसे, ये बिकवाली है या फिर अब आगे इसी तरह का रुख रहेगा? जी हाँ, 5 हफ्ते तक लगातार ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद अब फाइनली सोने ने अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर आते हुए देखी है। एक ही दिन में इतनी बड़ी मुनाफा वसूली 3 साल के बाद पहली बार देखने को मिली है। अगर आज की बात करें तो करीबन 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट भारतीय बाजारों में सोने में देखने को मिली है और चांदी करीबन 1200 रुपये से सस्ती हो चुकी है। तो अपने ऑल टाइम हाई से हमने अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर बनते हुए इसलिए भी देखी है क्योंकि डॉलर इंडेक्स 6 महीने के हाइज पर है। US यील्ड्स में यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है और जो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिकल चिंताएं थी उसमें थोड़ा सा डीएस्केलेशन आया है। जिस तरह की स्टेटमेंट्स ईरान और इजराइल दोनों तरफ से आई हैं, ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चिंता की बात है और उस वजह से भी एक मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर बनते हुए देखी।
हेज फंड्स और मनी मैनेजर्स ने सोने और चांदी दोनों में ही बहुत लॉन्ग पोजीशंस बनाई हुई थी और बहुत ही डेंजरसली ओवरबॉट ये जोन होता जा रहा था, तो कुछ कुछ गिरावट उस वजह से भी यहाँ पर आई है। इसके साथ साथ अगर ध्यान दें तो हमने CME की तरफ से 2 इंक्रीज इन मार्जिन यहाँ पर आते हुए देखे। शंघाई ने यहाँ पर ट्रेडिंग में कर्ब्स लगाए कि आप बहुत बड़ी पोजीशंस होल्ड नहीं कर सकते, तो इन सब का भी कुछ असर यहाँ पर अब बाजार में बनता हुआ नजर आया है। मार्केट्स एक और चीज़ बहुत ध्यान से देखेगी, वो है इस हफ्ते के डेटा। अभी US के GDP नंबर्स आने हैं, होम सेल्स आना है, पर्सनल स्पेंडिंग और एक्सपेंडिचर आना है, साथ ही चाइना और टर्की की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है। और अब जिस तरह की बातें हो रही हैं कि US फेड की तरफ से पहली रेट कटौती जून नहीं सितंबर में होने वाली है, तो बाजार ने उसको भी यहाँ तक फैक्टर इन किया है और गिरावट उस वजह से आई है। अब यहाँ से भी माना जा रहा है कि करीबन $100 तक की गिरावट सोना शायद और देख सकता है। चांदी में आप 2-3 हज़ार रुपए की गिरावट भारतीय बाजारों में भी और देख सकते हैं। तो जो मुनाफा वसूली है, माना ये जा रहा है कि इस क्वार्टर में बनते हुए नजर आएगी। जो इस साल का दूसरा भाग है, सेकंड हाफ है, उसमें फिर से खरीदारी लौट सकती है, यानी कि कोई डायरेक्शनल चेंज यहाँ पर नहीं है और सोने चांदी में डिप्स पे खरीदारी की राय अब भी बरकरार है। जी मनीषा, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। अपने कमोडिटी ट्रेडिंग स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए जुड़िए मेरे साथ इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां मैं सिखाऊंगा कमोडिटी फोरकास्टिंग, कमोडिटी एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कमोडिटी एडवांस चार्ट पैटर्न, जहां पे हम हार्मोनिक्स देखेंगे। तो जुड़ना ना भूलिए 18 मई को कमोडिटी गुरुकुल में। और अब बात करेंगे बाजार की। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी का माहौल रहा और इसी के साथ मार्केट बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 90 अंक चढ़कर 73,338 पर गया, तो निफ्टी 32 अंक चढ़ा और 22,368 पर माफ कीजिएगा बंद हुआ। आइए और थोड़ा मार्केट का डिटेल ले लेते हैं। सुमित है हमारे साथ। सुमित, आज बाजार के हाईलाइट्स क्या रहे? देखिए, आज भारतीय बाजारों में अच्छा रुख बना रहा। लगातार तीसरा दिन की खरीदारी थी और खरीदारी में आपको ब्रॉडर मार्केट्स का जो रुझान है वो ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स ज़्यादा स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा था, स्मॉल कैप इंडेक्स में ज़्यादा अच्छी खरीदारी थी। जिन सेक्टर्स में कैश मार्केट शेयर ज़्यादा है वहाँ अच्छी तेज़ी थी। मिसाल तौर पर रियल्टी एक बढ़िया तेज़ी वहाँ देखने को मिली, एक अच्छे अपमूव था। बैंक्स के अंदर कुछ हद तक खरीदारी थी। आईटी में प्रेशर नहीं था लेकिन बाइंग थी। रेलवे शेयर तेज़ी में थे, डिफेंस के शेयरों में खरीदारी थी, ऑटो एंसिलरी शेयर थे जो कि तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे थे। आईटी में आज खरीदारी थी। मेटल कुछ हद तक माफ एफएमसीजी कुछ हद तक सपोर्टिव था। थोड़ा बहुत प्रेशर आज आईटी और ऑटो और बाकी जो कंपनी है वहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। फार्मा, मेटल, एनर्जी, इन शेयरों में थोड़ा बहुत दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया सेशन, जबकि मार्केट्स में ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। जी, तो सुमित, आज इस बीच कहां तेजी का रुख रहा? तो आज बढ़िया दिन था एबी ग्रुप के लिए, आदित्य बिरला ग्रुप के लिए, जहां पे निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार था। ग्रासिम अच्छी तेजी वहां देखने को मिली और भारतीय एयरटेल नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। नेस्ले 2500 के लेवल्स पर और मारुति अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर आज पहुंचा। 1.5% की बढ़त देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में सन फार्मा का नाम शुमार था। बीपीसीएल 2% नीचे था, रिलायंस 1.5% नीचे था और डॉक्टर रेड्डी 1.25% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। मिड कैप में तेजस अच्छे नंबर्स का इंपैक्ट, 20% का अपर सर्किट। कोचिन शिपयार्ड 13.5% ऊपर, गार्डन रीच करीब 10.5% ऊपर। अमर राजा खबरों के बीच में 11-11.5% ऊपर। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में सन फार्मा एडवांस लगातार लोअर सर्किट। सफायर फूड्स 4% नीचे, ईआईएच 4% नीचे, लेटेंट व्यू 2.5% के आसपास बिकवाली। लेकिन आज बढ़िया सेशन था रियल्टी के लिए, जहां पर शोभा 6% ऊपर, प्रेस्टीज 4% ऊपर, ओबरॉय रियल्टी 3% ऊपर और मैक्रोटेक करीब 3.5% के आसपास की बढ़त यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। जी शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। प्राइम सिक्योरिटीज के एमडी एन जय कुमार का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर में मंदी खत्म हो गई है। अब आने वाले वक्त में कमोडिटी और टेलीकॉम सेक्टर अच्छा कर सकते हैं। इंडिविजुअल सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो 30, 40, 50% भी बढ़ सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 12-18 मंथ्स। उनमें दो सेक्टर्स मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक है कमोडिटीज़ और दूसरा है टेलीकॉम। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए ये हम समझ सकते हैं कि इस सेक्टर में मंदी तो एक बार के लिए ख़त्म हो गई है। एंड इफ़ आइडिया हियर इज़ नाउ गोइंग टू बी एक वायबल कंपटीशन बोल सकते हैं अगले बहुत साल 5, 10, 15 साल के लिए। तो मेरे हिसाब से आइडिया और आइडिया से जुड़ी हुई जो कंपनीज़ हैं उनमें काफ़ी वृद्धि हो सकती है। एमएससीआई की समीक्षा 14 मई को होगी और 31 मई को एडजस्टमेंट होगा। किन शेयरों की एमएससीआई में एंट्री हो सकती है, वोडाफोन आइडिया के एमएससीआई में शामिल होने की क्या संभावना है, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे सहयोगी यतिन मोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन,
क्या अपडेट है, किस किस की एंट्री हो सकती है, और जो सवाल है कि क्या वोडाफोन की एंट्री होती हुई दिखेगी? देखिए, वोडाफोन का जो एफपीओ हुआ है उसके बाद जो फ्री फ्लोट में इजाफा हुआ है, हमने टिपिकली ये येस बैंक के साथ भी होता हुआ दिखा था, सुजलोन के साथ भी होता हुआ देखा था कि जैसे ही पब्लिक फ्लोट मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है, एक साइजेबल पोर्शन का डाइल्यूशन होता है, तो एमएससीआई फ्री फ्लोट के आधार पे काफ़ी सारे स्टॉक सिलेक्ट करती है। आईआईएफएल अल्टरनेटिव्स रिसर्च के हिसाब से और एक दो जो ब्रोकरेजेस के साथ हम संपर्क में, उनके हिसाब से जो एमएससीआई का अपकमिंग रिव्यू है, यहाँ तो शायद वोडाफोन आइडिया का आना मुश्किल है, क्योंकि जो कट ऑफ डेट है उसके पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न शायद अपलोड नहीं होगी, लेकिन जून रिव्यू में शायद वोडाफोन आइडिया को जगह मिले एमएससीआई इंडेक्स में, और करीब 200 से $250 मिलियन के ऊपर की बाइंग यहाँ देखने को मिल सकती है। यानी 1800, 2000, 2200 करोड़ तक की बाइंग आपको, जैसे आपका अजम्पशन हो वैसे वोडाफोन आइडिया में आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और जो प्राइस कट ऑफ है वो 13-14 रुपये के ऊपर है, जहाँ ये एलिजिबिलिटी होती हुई नजर पड़ेगी। तो ये चीज़ पे भी हम स्पेसिफिकली नजर बनाए रखेंगे। राइट यतिन, मई समीक्षा में एमएससीआई में और किन शेयर्स की एंट्री दिख रही है? इस हफ्ते कट ऑफ होने वाला है बहुत सारे स्टॉक्स का एमएससीआई में शामिल होने के लिए। जो मोस्ट लाइकली कैंडिडेट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं इंक्लूजन साइड पे, तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेगा इंडस टावर। यहाँ प्रमोटर्स ने अपना हिस्सा बेचा था और कहीं ना कहीं इसके वजह से आपको जो मोमेंटम है वो दिखता हुआ बन सकता है, जहाँ तक कि एमएससीआई इंडेक्स का सवाल है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो श्रीराम फाइनेंस जो सुंदरम फाइनेंस जो एक रिसेंट कट ऑफ कैंडिडेट है, यहाँ भी आपको $200 मिलियन तक की बाइंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टोरेंट पावर, एनएचपीसी जैसी पावर कंपनी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिसने रिसेंटली अपना क्यूआईपी किया है, ये सब कंपनी का नाम शुमार हो सकता है एमएससीआई के अपकमिंग इंडेक्स में। कैनरा बैंक, पॉलिसी बाजार और फिनिक्स मिल वो दूसरे स्टॉक्स हैं जो मोस्ट लाइकली हैं एमएससीआई इंक्लूजन के लिए इस रिव्यू में। हालांकि एक्सक्लूजन साइड पे अगर आप देखें तो पेटीएम यानी 197 ये एमएससीआई इंडेक्स से बाहर हो सकता है, और बहुत स्लाइट चांस है कि बर्जर पेंट्स भी इस बार एमएससीआई इंडेक्स से बाहर होता हुआ आपको नजर पड़े। जी शुक्रिया यतिन इस दोनों ही अपडेट्स के लिए। अब बात करेंगे पतंजलि की, जहां भ्रामक विज्ञापन मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को माफी से इनकार किया है। पूरा डिटेल इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आवाज समाचार, और अब खबरें कुछ और आपके लिए। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को माफी देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कंपनी को दोबारा से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अगली सुनवाई पर भी कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा। डिटेल के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, बताइए आज रामदेव और पतंजलि मामले में क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण आज सुप्रीम कोर्ट के सामने तीसरी बार उपस्थित हुए थे। कल पतंजलि ने विज्ञापन देकर के अखबारों में सार्वजनिक तौर से माफी मांगी थी, लेकिन इनको अभी तक कोर्ट के रिकॉर्ड पर दाखिल नहीं किया गया था। कोर्ट ने कहा कि हमने अभी तक इन विज्ञापनों को नहीं देखा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो विज्ञापन मिसलीडिंग एड्स थे वो काफी बड़े बड़े थे और आपने ये जो माफीनामा है वो काफी छोटे शब्दों में छपवाया हो, जिसको कि हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों के अंदर माफीनामों को रिकॉर्ड पर दाखिल करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने घर को भी देखे। डॉक्टर्स कई बार बहुत महंगी महंगी दवाएं लिखते हैं, नेशनल मेडिकल एसोसिएशन उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई करता है उसकी जानकारी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भी पूछा है और कंज्यूमर मंत्रालय को भी इस पूरे मामले में जवाब तलब किया है। अब इस मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी, जब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को दोबारा से कोर्ट के अंदर उपस्थित होना होगा। जी बहुत शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। अब आपके काम की एक खबर, हवाई जहाज में या तो सीट के लिए महंगा चार्ज दो या फिर परिवार के लोग भी अलग अलग बैठो, लेकिन अब डीजीसीए ने सख्ती शुरू कर दी है। रेगुलेटर ने कहा है कि फ्लाइट में कम से कम बच्चों को माता पिता में से किसी एक के साथ ही सीट दी जाए। डिटेल के साथ है रोहन सिंह। रोहन, क्या कहा है डीजीसीए ने इस मामले में?
जी अक्सर ऐसा होता है कि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं और भले ही एक ही पीएनआर हो, लेकिन आपकी सीट अलग दे दी जाती है, आपकी फैमिली की सीट अलग दे दी जाती है, बच्चों की सीट भी अलग दे दी जाती है। और ऐसे कई सारे मामले हाल में आए हैं जहां लोगों ने ट्विटर पे इस बात को रखा है। अब डीजीसीए ने कहा है कि अगर आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं, 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, पीएनआर एक है, तो बच्चों की जो बगल वाली सीट है उसमें से कम एक माता पिता को तो सीट मिलनी ही चाहिए। ये डीजीसीए ने कहा। दरअसल असल में होता क्या है कि अनबंडलिंग के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक एयरलाइंस एक्स्ट्रा चार्ज करती है सीट सिलेक्शन के नाम पे। अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया है तो ऑटोमेटेड तरीके से आपको सीट अलॉट की जाती है, लेकिन बच्चों के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता। ये डीजीसीए ने कहा है और ये भी कहा है कि एक रिकॉर्ड रखे एयरलाइन की जो बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, और रिकॉर्ड उनको सबमिट करना पड़ेगा कि उनको उनके बगल वाली सीट पे माँ बाप में से कोई एक जो अभिभावक उनके साथ हैं उनको उनके साथ बैठाया गया है। ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो रूल्स हैं एयर ट्रांसपोर्ट जो सर्कुलर है उसमें बदलाव किया गया है। बाकी जो अनबंडलिंग के हैं, चाहे एक्स्ट्रा लेग स्पेस के लिए है या बाकी चीज़ें हैं, वो नियम जारी रहेंगे। लेकिन जहाँ तक बच्चों के साथ यात्रा की बात है, अब एयरलाइन के लिए सख्ती दे दी गई है कि अगर आप भले ही एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन अगर बच्चे जा रहे हैं आपके साथ तो वो आपके बगल वाली सीट पे ही बैठेंगे, 12 साल से कम उम्र के बच्चे अगर हैं तो। जी शुक्रिया, ये अभिभावकों के लिए काफ़ी राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया रोहन। आजकल बहुत से लोगों के लिए नया मोबाइल कनेक्शन सिरदर्द साबित हो रहा है। नए नंबरों की कमी के चलते कंपनियां ऐसे नंबर देती हैं जिसमें पहले कोई और इस्तेमाल करता था और नए ग्राहक को पुराने ग्राहक का पूरा रिकॉर्ड छीलना पड़ता था। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के सैफ अली नया मोबाइल नंबर लेकर परेशानी में फंस गए हैं। मोबाइल चालू करते ही इन्हें लोन रिकवरी की कॉल आने लगी है। मेरे साथ ये हुआ कि जो नंबर था नया वाला उसमें अलग अलग कंपनियों से कॉल आ रहा है और मुझे ये मतलब उसमें बोला जाता है, जो उसका कॉल असिस्टेंट है, कि आपके इस नंबर पे आपके ऊपर लाखों का लोन चल रहा है। तो मैंने कंप्लेंट भी की इसके लिए, लेकिन मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि ये क्यों हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उसको देखना चाहिए कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। भारत में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं और 6, 7, 8, 9 से शुरू होने वाले कुल 120 करोड़ मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं। नियमों के मुताबिक अगर कोई नंबर 3 महीने तक बंद रहता है तो कंपनियां उसे नंबर पूल में डाल सकती हैं और 6 महीने बाद उस नंबर को किसी भी दूसरे व्यक्ति को अलॉट कर सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियां हर महीने 1 करोड़ नंबरों को रिसाइकल करती हैं। ऐसे में कुछ उपभोक्ताओं को जो नंबर मिलते हैं उन पर पुराने रिकॉर्ड के चलते अनचाही कॉल समेत कई तरह की दिक्कतें होती हैं। नंबर सीरीज की कमी के चलते सरकार मोबाइल नंबर 11 डिजिट का करना चाहती थी, लेकिन अगर ऐसा होता तो उपभोक्ता को और ज्यादा परेशानी होती। ऐसे में सरकार ने नंबर्स को रिसाइकिल करने का ही फैसला लिया है। नए नंबरों की कमी के चलते टेलीकॉम कंपनियां पुराने नंबर रिसाइकिल कर रही हैं, लेकिन इसकी वजह से ग्राहक को होने वाली परेशानी कैसे दूर होगी, इसके विकल्प खोजने की जरूरत है। असीम मनचंदा, दिल्ली। और जाते जाते आपको बताते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में क्या है। ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि आज आपके किचन से जुड़ी हुई बात है मसालों की। आपने भी सुना होगा कुछ मसालों पर विदेशों से आपत्ति आई है कि इनमें केमिकल ज़्यादा हैं, प्रिजर्वेटिव ज़्यादा हैं जो कैंसर पैदा कर सकते हैं, और ये मसाले भारतीय हैं, भारत में भी बिकते हैं। तो मसालों में केमिकल कितना खतरनाक, आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ।